स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे ये शेयर किया था कि उत्पीड़न क्या है, कोर्सन क्या है और कोर्सन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। हम ये अब यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं उत्पीड़न की परिभाषा के बारे में कि उत्पीड़न क्या हर तरह की धमकी, एवरी टाइप ऑफ थ्रेटनिंग इज ट्रीटेड एज कोर्सन, क्या सभी तरह की धमकियों को उत्पीड़न माना जाता है? ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 है वाद प्रस्तुत करने की धमकी, थ्रेटनिंग टू स्यू, फाइल ए सूट। एक्स व्यक्ति और वाई व्यक्ति के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वाई व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अपने परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है या अपना वचन पूरा नहीं कर रहा है। अब एक्स व्यक्ति उस पर वाई व्यक्ति पर वाद प्रस्तुत करने की धमकी देता है तो उसको हम किसी भी स्थिति में उत्पीड़न नहीं मान सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति से मकान खरीदने के लिए अनुबंध किया। एक्स व्यक्ति ने उसके पैसे एडवांस भी वाई व्यक्ति को दे दिए, लेकिन वाई व्यक्ति उस मकान की रजिस्ट्री नहीं करा रहा है और सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं करा रहा है, तो एक्स व्यक्ति को लीगली राइट्स है कि वो कोर्ट में उसके खिलाफ सूट फाइल करके उसकी रजिस्ट्री कराए। तो इस तरह से वाद प्रस्तुत करने की धमकी देना किसी भी स्थिति के अंदर जो है वो उत्पीड़न नहीं कहलाता है। लेकिन लीगल राइट्स होना चाहिए, लीगल राइट्स के लिए आप धमकी दे सकते हैं। फिर है वैधानिक बाध्यताएं, लीगल कंपल्सन्स। हिंदुस्तान में, भारत में कई तरह के कानून लागू हैं और लागू कानून के अंतर्गत व्यक्ति की लीगल कंपल्सन्स होती हैं जिनका पालन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने यह निश्चित किया कि फूड ग्रेन एक निश्चित एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान जो है बेचा जाएगा, या कृषि उपज मंडी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उस फूड ग्रेन्स को परचेज करेगी। गवर्नमेंट की तरफ से बाध्यता है, तो इस बाध्यता का पालन करने के लिए सरकार किसी को विवश कर सकती है, वो उत्पीड़न नहीं कहलाता है। लीगल कंपल्सन्स को पूरा करना किसी भी स्थिति में उत्पीड़न नहीं कहलाता है। थर्ड है हड़ताल की धमकी देना या थ्रेटनिंग टू स्ट्राइक। आपको इस बात का पता है कि लेबर यूनियंस को, ट्रेड यूनियंस को हड़ताल करने की स्वतंत्रता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंतर्गत एक ड्यू टाइम में नोटिस देकर वो शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल कर सकते हैं, हिंसात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। तो लेबर यूनियन अपने लीगल राइट्स की डिमांड के सपोर्ट में अगर कोई हड़ताल की धमकी देती हैं तो हम उसको किसी भी स्थिति में उत्पीड़न नहीं मान सकते। उसी तरह फोर्थ है गिरवी रखी संपत्ति को रोकना, डिटेनिंग प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज। आपको इस बात का पता है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज करके किसी व्यक्ति को बंधक रख के, गिरवी रख के और उसके एवज में उससे पैसा ले सकते हैं। गिरवी जिसके पास रखी गई है उसको राइट है कि अगर आपने उसके भुगतान नहीं किया है, उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अमाउंट नहीं किया है, तो आपको संपत्ति को लीगली रोक सकता है। अगर आप उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर सकता है, उसको लीगल राइट्स है। तो लीगल राइट्स है और ऐसी स्थिति में अगर मॉर्गेजी किसी संपत्ति को रोकता है, डिटेन करता है, तो डिटेन करने की धमकी देता है, तो हम उसको उत्पीड़न नहीं मान सकते। तो इसलिए कुछ केसेस में ऐसे हैं जो उत्पीड़न नहीं होता है, इनको उत्पीड़न नहीं माना जा सकता। उत्पीड़न, हर चीज उत्पीड़न नहीं होती है। उत्पीड़न का मतलब किसी को इलीगली किसी व्यक्ति को धमकाना या कि उसको फिजिकली असॉल्ट करने की धमकी देना या उसको डराना और डरा के अनुबंध करने के लिए बाध्य करना, ये उत्पीड़न की परिभाषा में आता है। अब उत्पीड़न का महत्वपूर्ण इशू यह है कि उसका प्रभाव क्या होता है। उत्पीड़न का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उत्पीड़न से अगर कोई ठहराव या अनुबंध किया गया है तो व्यर्थनीय है। तो नंबर 1 प्रभाव होता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति पर कोई अनुचित थ्रेटनिंग देकर और कोई अनुबंध किया है तो वाई व्यक्ति इसमें सफर्ड पार्टी है। एक्स व्यक्ति ने उसको डराया धमकाया, तो ऐसी स्थिति में वाई व्यक्ति चाहे तो उस अनुबंध को व्यर्थनीय घोषित करवा सकता है और वाई व्यक्ति चाहे तो उसको लीगली कंप्लायंस भी कर सकता है। तो सफर्ड पार्टी की इच्छा पर, यानी पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर ऐसे अनुबंध व्यर्थनीय होते हैं। तो यहाँ पर पीड़ित पक्षकार आपने देखा वाई व्यक्ति है, क्योंकि एक्स व्यक्ति ने धमकी का उपयोग करके उसको अनुबंध करने के लिए बाध्य किया है, तो ये पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर ही व्यर्थनीय होता है। सेकंड महत्वपूर्ण प्रभाव होता है प्रत्यास्थापना, रेस्टिट्यूशन। अगर कोई अनुबंध उत्पीड़न से प्रभावित है
तो ऐसी स्थिति में पक्षकारों ने कुछ वस्तुएं या मूल्यवान वस्तु प्राप्त की है तो उसको लौटाने के लिए वह बाध्य होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने वाई व्यक्ति पर बल प्रयोग करके, अनुचित बल प्रयोग करके, अनुचित उसको धमकी देकर कोई अनुबंध कर लिया मकान को खरीदने का, और एक व्यक्ति ने इसके एवज में वाई व्यक्ति को 1 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए। अब वाई व्यक्ति क्योंकि सफर्ड है, वो पीड़ित है, उस व्यक्ति ने अगर वाई व्यक्ति ने अगर पीड़ित है, अगर उस अनुबंध को कैंसिल करवाया, उस अनुबंध को वॉइडेबल डिक्लेयर किया, तो वाई व्यक्ति ने जो 1 लाख रुपए एडवांस प्राप्त किया था, उस एडवांस प्राप्त राशि को उसको एक व्यक्ति को लौटाना पड़ेगा। यही रेस्टिट्यूशन कहलाता है। यानी अगर कोई अनुबंध व्यर्थनीय घोषित करवा दिया जाता है तो उसके बाद पक्षकारों ने जो कुछ राशि प्राप्त की है या ली, जिसने प्राप्त की है, उसको मूल पक्षकार को लौटाना पड़ेगा। फिर 4th प्रभाव है कि सिद्ध करने का भार किसके ऊपर है। महत्वपूर्ण इशू यह है कि सिद्ध करने का भार किसके ऊपर है कि कोई अनुबंध उत्पीड़न से प्रभावित था या नहीं बताया। तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित पक्षकार है उसको यह सिद्ध करना पड़ेगा, चाहे सिविल एविडेंस के माध्यम से या परिस्थितियों के सर्कमस्टांसेस के माध्यम से, ये सिद्ध करना पड़ेगा न्यायालय में कि अगर उस पर उत्पीड़न का उपयोग नहीं किया गया होता तो वो अनुबंध नहीं करता। तो सिद्ध करने का महत्वपूर्ण भार का जो भार है वो भार पीड़ित पक्षकार को होता है, और पीड़ित पक्षकार को ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर डिपेंड होता है और उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उस पर उत्पीड़न का उपयोग किया गया है। तो उत्पीड़न की महत्वपूर्ण इश्यूज मैंने आपको डिस्कस किए हैं। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि उत्पीड़न क्या है, उत्पीड़न क्या नहीं है, और उत्पीड़न से किए गए, कोर्सन से किए गए अनुबंधों का क्या इफेक्ट पड़ता है, और प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है। ये एक महत्वपूर्ण इशू है जिसको अंडरस्टैंड करना अत्यावश्यक है। थैंक यू।